कांग्रेस ने 60 साल में किया कुछ नहीं है तो देश यहाँ पहुँचा कैसे? ये रातों रात कोई 8 साल में ये देश यहाँ थोड़ी खड़ा हो गया। और दूसरी बात है कि ये वो समय भी दूर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कहे कि ये जो देश है और ये जो दुनिया का इसका दुनिया का सब कुछ सृष्टि की जो रचना है वो भारतीय जनता पार्टी ने रची। दिशा और दशा बिगड़ रही है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ये सरकार का भी इसमें फेलियर है और ये ऐसी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ जो है सरकारों को सख्ती के साथ निपटना चाहिए। हमने निपटना नहीं, राणा साहब कब निपटा जाएगा? सीएम साहब को धमकी आती है, आपको भी धमकी आई थी, उसके बाद भी कोई मुझे नहीं लगता कि असर हुआ। अगर होता तो जमीन पर ऐसे झंडे ना लगते। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है इसके लिए? देखिए, जवाबदेह तो जो सरकार होती है वही उसका जवाबदेही होती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा नेता झूठ बोले उतना बड़ा नेता। भाजपा वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले झूठे, आप बोल रहे हैं भाजपा वाले झूठे, फिर सच्चा कौन? देश बर्बाद होते हम लोग देख रहे हैं। श्रीलंका देश बर्बाद हो गया और जो लोग मुफ्त का खेल खेल रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, ये देश को बर्बाद करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया लोगों ने। देश की बात छोड़ो, चलो मैं प्रदेश पे आता हूँ। जो कर्जा लेके सरकारें चल रही हैं, तो फिर क्या इस तरीके से भविष्य भी यही होगा? भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब प्रदेश का एक एक नागरिक, देश का एक एक व्यक्ति सरकार से पूछ रहा है कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अगर कहीं सरकारी क्षेत्र में भर्तियां निकल रही हैं तो वहाँ घोटाले हो रहे हैं। अपने चेहतों को फिट करने के लिए पेपर ही जाके जो है वो अपने लोगों को दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। आपने बोला कि अपने चहेतों को फिट करने के लिए, तो इस बात पर क्या विश्वास किया जाए? अपने चहेतों को फिट कौन करवाना चाहता है? मतलब सीधी सी बात, आपके कहने का तात्पर्य है कि सिफारिशें लग रही हैं। मैं थोड़ी बोल रहे हैं, तो सार्वजनिक तरीके से ये बातें निकल के आ रही हैं। आप नव चिंतन शिविर ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? या जो कांग्रेस मुक्त भारत में जो बातें कही जाती हैं विरोधी दलों की ओर से, कांग्रेस को मुक्त करने से देश के नौजवानों का, देश की महिलाओं का भला होने वाला नहीं है। आज देश जो है 135 लाख करोड़ कर्जे में दब गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील कुमार और बात करूंगा आज हिमाचल प्रदेश की उस स्थिति की, क्योंकि लगातार विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है तो जो सरकार है वो कह रही है कि सब कुछ ठीक है और कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन घोटाले के बाद घोटाला। लेकिन कांग्रेस भी इसको लेकर जहां सवाल उठा रही है तो दूसरी ओर चिंतन और मंथन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेरे साथ कांग्रेस के जो काफ़ी कदावर नेता हैं और वरिष्ठ लीडर हिमाचल कांग्रेस में देखे जाते हैं और विधायक भी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, राजेंद्र राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राणा जी, जिस तरीके से अब हिमाचल की जो कुछ स्थिति, विपक्ष बोलता है कि दिशा और दशा बिगड़ रही है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और जवाबदेही भी कहीं ना कहीं सरकार की ओर से बनती है, लेकिन आपका भी चिंतन शिविर शुरू होने वाला है। में क्या कुछ रूपरेखा अब कांग्रेस बनाएगी? फिर बाकी सवालों पर भी आऊँगा। देखिए, रूपरेखा क्या रहेगी ये तो मीडिया को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, परंतु ये सही है कि कल से 3 दिन के लिए उदयपुर में, राजस्थान में जो है चिंतन शिविर जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इस चिंतन शिविर में पार्टी की आने वाले समय के लिए क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा जो है वहाँ पर होगी। और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पार्टी का नेतृत्व वहाँ इस पर चिंतन करेगा कि आने वाले समय के लिए ही जो है हमारे देश में पार्टी किस दिशा में आगे बढ़े, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कैसे उठाया जा सके और पार्टी की जो रणनीति है आने वाले समय के लिए वो तय की जाएगी। नहीं तो ये 3 दिन का जो अब चलने वाला नव चिंतन शिविर, ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? अब क्या इसमें रूपरेखा ऐसी बनेगी, या जो कांग्रेस मुक्त भारत में जो बातें कही जाती हैं विरोधी दलों की ओर से, क्या उस पर अब क्या ऐसा इसमें मंथन होगा जो उससे बचा जा सकेगा? क्योंकि जो कुछ वोट बैंक की हालत है या जो कुछ आपकी विपक्ष में अब सीटें रह गई हैं, चाहे लोकसभा की बोलूं या विधानसभा में स्थिति बोलूं, तो उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त
देश करने की बार बार बात करती है। मैं तो इस पे यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर देश को मुक्त करना है तो गरीबी से मुक्त करवाएं, बेरोजगारी से मुक्त करवाएं, भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएं। इस पे सरकार को काम करना चाहिए। कांग्रेस को मुक्त करने से देश के नौजवानों का, देश की महिलाओं का भला होने वाला नहीं है। आज देश जो है 135 करोड़ 135 लाख करोड़ 135 लाख करोड़ कर्जे में दब गया है। जबकि आप यूपीए सरकार के समय का आप निकाल के देखें तो उस समय जो था लगभग 52 लाख करोड़ रुपया जो है वो देश पे कर्जा था। इस सरकार ने एक ही काम किया है कि हमारे देश को कर्जे में डुबोया है और झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है। और उस झूठ की राजनीति का ये जो है वो रिजल्ट आया है कि हमारा देश लगातार कर्जे में डूबा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है और देश में महंगाई जो है वो आसमान को छुई है और भ्रष्टाचार जो है चरम पर पहुंचा है। ये देश की उपलब्धियां रही हैं, इसलिए बहुत चिंता का विषय है। इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश को यहाँ तक खड़ा करने में कांग्रेस का जो है वो योगदान रहा है और आज जो है इस देश को बेचा जा रहा है। नहीं तो भाजपा के बड़े नेता तो अक्सर यही कहते हैं कि कांग्रेस ने किया है कुछ नहीं है, लूटा है। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है तो आज देश में जो सरकारी उपकरण हैं, हवाई अड्डे हैं, रेलवे है और दूसरे LIC है, ऐसे कई उपकरण हैं जिनको बेचने का काम जो आज का जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कांग्रेस का खड़ा किया हुआ। आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस ने 60 साल में किया कुछ नहीं है तो देश यहाँ पहुँचा कैसे? ये रातों रात कोई 8 साल में ये देश यहाँ थोड़ी खड़ा हो गया। और दूसरी बात है कि ये वो समय भी दूर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कहे कि ये जो देश है और ये जो दुनिया का इसका दुनिया का सब कुछ सृष्टि की जो रचना है वो भारतीय जनता पार्टी ने रची। ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसके नेता झूठ बोलते हैं और इन लोगों ने आज तक जो जितने भी बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा नेता झूठ बोले उतना बड़ा नेता। नहीं तो फिर सच्चा क्यों है? भाजपा वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले झूठे, आप बोल रहे हैं भाजपा वाले झूठे, फिर सच्चा कौन? क्या देश की बात छोड़ो, चलो मैं प्रदेश पे आता हूँ। जो कर्जा लेके सरकारें चल रही हैं तो फिर क्या इस तरीके से भविष्य भी यही होगा? जो आज वर्तमान में हिमाचल की स्थिति है, कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, तो उसी से विकास होगा क्या? उसी से शिखर की ओर हिमाचल है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कर्जा जो है विकास के लिए लिया जाता है, ये किसी सिस्टम के तहत लिया जाता है। आज आप देखिए कि 70 साल में हिमाचल प्रदेश में सरकार पर जो कर्जा था, आज से 4.5 साल पहले जब राजा वीरभद्र जी की सरकार गई थी उस समय प्रदेश पर 45,000 करोड़ रुपया कर्जा था। आज आप देखिए कि अगर हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कोई काम हुआ है, बड़ी छलांग लगाई है, आयाम ने स्थापित किए हैं, तो हिमाचल प्रदेश जहां 70 साल में 45,000 कर्जे के नीचे आया था, आज इस सरकार ने 25,000 करोड़ जो कर्जा है वो सिर्फ 4.5 साल में ले लिया। आप बताइए कि ये सरकार जो आज प्रदेश में है और केंद्र में है, ये डबल इंजन का नारा लेकर सरकार आई थी कि डबल इंजन से सरकार चलेगी, डबल विकास होगा और हिमाचल प्रदेश जो है उसको कर्जा मुक्त किया जाएगा। तो कहाँ कर्जा मुक्त हुआ? ये झूठ बोलते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा अनेकों झूठ इन्होंने बोले और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे। एक उदाहरण थोड़ी है, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वोट हथियाने के लिए झूठ का इस्तेमाल किया। नहीं, अगर भाजपा ने झूठ बोला तो सच्चे की बात तो चलो खैर छोड़िए। अगर मैं भाजपा वालों से पूछूंगा वो बोलेंगे कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, वो तो खैर अब जनता दिसंबर तक बताए देगी कौन सच्चा कौन झूठा है। लेकिन घोटाले पे घोटाला सामने आ रहा है। उसके बाद एक खालिस्तान का मसला काफ़ी अहम इस वक्त बना हुआ है हिमाचल में। पंजाब में भी ब्लास्ट हो गया। हिमाचल में जो तार जुड़े गए वो पंजाब से जुड़े हुए निकले।
तो ये सारी चीज़ें मरिंडा के पास से नौजवान वो पकड़ा गया जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने जो है वहाँ पे झंडे लगाए। तो ऐसी स्थितियाँ जो हिमाचल में पहले नहीं कभी देखी, 1-2 दशक पहले की बात करूँ या पंजाब में आतंकवाद दौर की भी बात करूँ, तब भी ऐसी स्थितियाँ शायद नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है इसके लिए? देखिए, जवाबदेह तो जो सरकार होती है वही उसका जवाबदेही होती है। विपक्ष का काम है प्रश्न पूछना, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिमाचल प्रदेश में तब भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जब पंजाब में आतंकवाद पीक पे था। कई घटनाएं पंजाब में घटी, कई लोग शहीद हो गए, कई लोग मारे गए, परंतु हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय प्रदेश में ऐसा कोई घटना नहीं घटी जिससे प्रदेश, हिमाचल जैसा प्रदेश जहां देवी देवताओं की भूमि है, वहां पर कोई ऐसी अशांति वाली बात हो। आज आप देखिए कि जब से पंजाब में नई सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार गई है, उस समय के बाद ऐसी ताकतें, ऐसे संगठन, ऐसा सोच रखने वाले लोग जो हैं वो उन्होंने सिर उठाया है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में वो भी विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के स्लोगन वहाँ लिखे गए, वहाँ पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए। ये सरकार का भी इसमें फेलर है और ये ऐसी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ जो है सरकारों को सख्ती के साथ निपटना चाहिए। हमने निपटना नहीं, राणा साहब कब निपटा जाएगा? सीएम साहब को धमकी आती है, आपको भी धमकी आई थी, उसके बाद भी कोई, मुझे नहीं लगता कि असर हुआ। अगर होता तो ज़मीन पर ऐसे झंडे ना लगते। विधानसभा जहां पर कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, तपोवन का एरिया आप सभी को मालूम है, और जो इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने, कईयों ने नहीं भी देखा होगा वो एरिया। शिमला में ऐसी वारदात हो जाती है, पंजाब में तो चलो आए दिन ऐसी धमकियां और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जब धमकियां मिल रही थी तो उस वक्त क्या जागना नहीं चाहिए था? चाहे वो पक्ष था चाहे विपक्ष था। देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि प्रदेश की, देश की, हर नागरिक की रक्षा सुरक्षा का जिम्मा जो सरकार सत्ता में होती है उसका बनता है, और विपक्ष का काम है सत्ता को आगाह करना। हमने सरकार को विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर लगातार सचेत किया, आगाह किया कि ऐसी ताकतें जो कि ऐसी धमकियाँ दे रही हैं उनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। और हमने सरकार से ये भी कहा कि ऐसी ताकतों से निपटने के लिए विपक्ष का, खास तौर पर कांग्रेस भी सरकार के साथ है। जहां देश की अखंडता का प्रश्न आता है, प्रदेश के ऊपर पूरी नज़र रखने वाले के ऊपर प्रश्न आता है, तो हम सब मिलकर जो है वो बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं और ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम बिल्कुल जो है वो सजग भी हैं। परंतु ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और सरकार को चाहिए कि ऐसी ताकतों के साथ सख्ती के साथ निपटे। जी, तो आपने तो कह दिया कि सरकार सख्ती के साथ निपटे। आपने बीच में बात कही कि जनता की सुरक्षा, विधानसभा परिषद के बाहर जो लोग पहुंच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अंदर तक भी पहुंच सकते हैं। नेताओं को धमकियां दी जाती हैं तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? और जब सुरक्षा की बात आती है, जब पुलिस पर जिम्मेदारी थोपी जाती है, तो पुलिस में तो भर्ती के घोटाले निकल रहे हैं, फिर क्या करेगा पक्ष और विपक्ष? मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2019 में भी पुलिस की भर्ती हुई और वो भर्ती भी सुर्खियों में रही। उसमें ऐसे तंत्र जो हैं, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं वो जो पेपर दे रहे थे उनके पास सप्लाई हुए। एक की जगह दूसरे व्यक्ति को जो है वो पेपर देने के लिए बिठा दिया और वो कई लोग पकड़े गए, सुर्खियां बना। और अब दूसरी बार जो है जब पेपर हुआ तो लगभग 80 करोड़ रुपए का ये घोटाला जो सामने आया है कि लगभग 1000 लोगों को जो पेपर था वो लीक करके बांट दिया गया और एक एक व्यक्ति से 8-8 लाख रुपया लिया गया। तो हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश, खूबसूरत प्रदेश, देवी देवताओं का प्रदेश, और यहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो मुझे लग रहा है ये प्रदेश के नौजवानों के साथ भी बहुत बड़ा उनके साथ कुठाराघात है और उनके साथ धोखा है। और कितनी मेहनत के साथ 6-6 साल, 8-8 साल से बच्चे जो हैं, नौजवान जो है पुलिस की में भर्ती होने का सपना सजो के बैठे हुए थे और उनके सपनों को पानी फेर दिया। जो आदमी 8 साल से मेहनत कर रहा है और एक आदमी पेपर उठाता है और पेपर उसको तैयारी करके जाके पेपर दे देता है, तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है
और यही नहीं, आज आप देखिए कि पुलिस का ये भर्ती घोटाला, इससे पहले भी पुलिस का भर्ती का घोटाला हुआ, इसके अलावा भी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें घोटाला हुआ। जब कोरोना काल था तो सारी दुनिया जो है वो लोगों को बचाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो घोटालों के लिए कोरोना काल में भी घोटाले हुए। एक जो हेल्थ का डायरेक्टर था वो विजिलेंस को हाथों पकड़ा गया, उसको जेल भेजा गया। कई भाजपा के नेताओं को वहाँ से अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। आप देखिए इसके अलावा बहुत सारी फेहरिस्त जो है घोटालों की, ये देखिए आप, ये देखिए लगभग 12 घोटाले ये हैं। तो ये जो घोटाले हुए हैं इसमें बहुत सारे ऐसे आज लगभग कुछ 16 के लगभग हिमाचल प्रदेश में ये पिछले 4.5 साल में हर भर्ती में घोटाला, कोई कोरोना काल में घोटाला। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश की जनता है वो इससे सरकार से तंग आ चुकी है, और यही कारण है कि जो कुछ महीने पहले हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, वहाँ भी सरकार को प्रदेश की जनता ने करारा सबक सिखाया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो इश्यू खड़े हैं, आज आप देखिए कि महंगाई जो है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बहुत उम्मीद थी लोगों को, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब प्रदेश का एक एक नागरिक, देश का एक एक व्यक्ति इस सरकार से पूछ रहा है कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने 400 का सिलेंडर 1100 रुपये में कर दिया, 1150 में कर दिया। आपने जो पेट्रोल जो है वो 60 रुपये था वो आपने 110 रुपये कर दिया। आपने डीजल जो 50 रुपये था वो 100 रुपये कर दिया। वो कड़वे तेल की बोतल जो 70 रुपये में मिलती थी वो आपने 230 रुपये में कर दी। खाने पीने की चीज़ें आपने बढ़ा दी। इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। उसमें जो है पहले क्या होता था कि ग्लोबल टेंडर के माध्यम से जो है वो दालें खरीदी जाती थी और गरीब लोगों को दी जाती थी सस्ते दाम पर, और सरकार सब्सिडी देती थी। अब ये सरकार तो 2019 से इसने गुपचुप तरीके से जो है ये जो NCCF है उसको काम दे दिया, और NCCF 6 व्यापारियों के माध्यम से जो माल उठा रही है। 2 दिन का टेंडर या कोटेशन कॉल करने के लिए नोटिस दे रहे हैं। देखिए 1 महीने में 50 लाख kg दाल खरीदी जाती है, और इतना बड़ा टेंडर की जो लगभग 50 करोड़ रुपए की दालें खरीदी जा रही हैं महीने में। ऐसे में अगर आप गुपचुप तरीके से ऐसे गोलमोल करेंगे तो ये लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ भी दुख है, प्रदेश के साथ भी दुख है, और इसमें बहुत गड़बड़ है। और हमने पिछले कल भी मामला उठाया था। इसके अलावा महंगाई के अलावा बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कोरोना काल में लोगों के रोजगार चले गए, उनके लिए कोई सरकार का रोड मैप नहीं है कि हम लोगों ने इन नौजवानों के लिए क्या करना है। अगर कहीं सरकारी क्षेत्र में भर्तियाँ निकल रही हैं तो वहाँ घोटाले हो रहे हैं। अपने चेहतों को फिट करने के लिए पेपर ही जाके जो है वो अपने लोगों को दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, और आने वाले समय में लोग जो हैं वो करारा सबक सिखाने के मूड में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आपने बोला कि अपने चहेतों को फिट करने के लिए, तो इस बात पर क्या विश्वास किया जाए? अपने चहेतों को फिट कौन करवाना चाहता है? मतलब सीधी सी बात आपके कहने का तात्पर्य है कि सिफारिशें लग रही हैं? ये तो मैं थोड़ी बोल रहे हैं, तो सार्वजनिक तरीके से ये बातें निकल के आ रही हैं। आप देखिए कि कभी ऐसा होता था कि पेपर लीक होकर लोगों को बेचा जाता था। तो इस तरीके की से जो घटना घट रही हैं, निश्चित तौर पर ये अपने लोगों को फिट भी करना चाह रहे हैं। आपको पहले JO वाला मामला हुआ, उसके पहले मल्टीटास्क वर्कर्स था जिसको कोर्ट ने डायरेक्शन दी। तो ये कई घोटाले, कई तरह के जो चीज़ें सामने आई हैं। इसलिए लोग सरकार से तंग हैं, प्रदेश का कर्मचारी तंग है, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं। नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को जो है वो सैलरी तो मिल रही है, हम दे दिया, पर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, पेंशनर्स हैं, उनको नए पे स्केल के हिसाब से पेंशन नहीं मिलती जा रही है। वो बेचारे तंग है। HRTC में कहते हैं कि 50% हमने महिलाओं के लिए जो है वो किराया माफ़ कर दिया। महिलाओं ने तो बोला नहीं कि हमारा 50% किराया माफ़ कर दो। बसें आपकी चल रही हैं, बसें खटारा खड़ी हैं। नहीं, खड़ी नहीं है। अभी एक वीडियो आई थी, आई थिंक 24 घंटे नहीं हुए होंगे, आपने भी देखी होगी कि लाइट किसी और की और HRTC की बस जा रही है अंधेरी पहाड़ियों में। बहुत HRTC का बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। फाइनेंशियली इनकी जो HRTC की स्थिति है वो एम्प्लॉइज़ को, पेंशनर्स को पैसे देने के लिए नहीं है, और सरकार दानवीर बनी हुई है।
और ऐसा जो लोग कर रहे हैं कि हर चीज़ मुफ्त में बांटिए, मुफ्त में बांटिए, ये मुफ्त के खेल में देश बर्बाद होते हम लोग देख रहे हैं। श्रीलंका देश बर्बाद हो गया, और जो लोग मुफ्त का खेल खेल रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, ये देश को बर्बाद करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया लोगों ने। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि इससे आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी जैसे श्रीलंका में हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने कारोबारियों का भी जिक्र किया कि जो टेंडर दिए जा रहे हैं, जिस घोटाले की आपने बात की कि डिपुओं का ऐसा घोटाला सामने आया है, तो आर्थिक समानता कैसे आएगी, सवाल ये भी यहाँ पे उठता है। क्योंकि जो बंदा दिन में दिहाड़ी लगाता है 300-400 रुपये की, या मनरेगा के थ्रू लगाता है, अपनी बाइक से अगर 100 रुपये लीटर का तेल लगवाता है, तो उसने उसमें से अपने परिवार का खर्चा भी चलाना है और बाकी सारी चीज़ें पूरी महीने की देखनी है। तो ऐसे में आर्थिक समानता कैसे आएगी अगर घोटाले ही आते रहे और सरकार ये बोलती रही कि हम लोग तो शिखर पे हैं? देखिए, कहने से कोई आदमी शिखर पर नहीं पहुंचता है। और आर्थिक समानता का जो आपने प्रश्न किया है, आर्थिक समानता लाने के लिए अच्छे लोगों की जो अच्छे आर्थिक की स्थिति इसकी ज्ञान रखते हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों की राय लेके देश में योजनाएं बननी चाहिए। और जब तक आप लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, अच्छी सैलरी नहीं देंगे, तब तक देश में तरक्की नहीं होगी। कारण उसका यह है कि जब आदमी कमाएगा, अब उसको रोज़गार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा, और जो वो पैसा कमाएगा वो मार्केट में खर्चेगा, तो जो सर्कुलेशन होता है उससे देश आगे बढ़ता है, देश की तरक्की होती है, जो कि ये सरकार नहीं कर रही है। एक ये मुफ्त वाला काम, और दूसरा जो है झूठ बोलने वाला काम, तीसरा लोगों के रोज़गार छीनना। आप देखिए कि पिछले ढाई साल से हिमाचल प्रदेश में जो है वो लोग चिल्ला रहे हैं, नौजवान सड़कों पे भटक रहे हैं, और देश में जो है वो जो भर्ती नहीं हो रही है, पुलिस इसमें सेना में भर्ती नहीं हो रही है। 2,55,000 2,55,000 खाली पोस्ट जो वैकेंसीज इसमें आर्मी में है, वो भर नहीं रही है सरकार। और उसके ना भरने से नौजवानों में जो है निराशा हो रही है, और जिन लोगों की एज जो है वो निकल रही है, ओवरेज हो रहे हैं, वो लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। लोग एजिटेशन कर रहे हैं, सड़कों पे कैंडल लेके चल रहे हैं, पर एक गूंगी, बहरी, निकम्मी और निठली सरकारों के कान बंद हैं, क्योंकि इनको सत्ता का इतना नशा हो गया, सत्ता के नशे में चूर हैं। क्योंकि जब किसी को जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाती है, जनादेश मिल जाता है, तो नेचुरली है वो जो है वो सत्ता के घमंड में, नशे में चूर चूर हो जाता है। इसलिए नौजवान जो है देश का, उसको इस सरकार से निराशा मिली है, और इस सरकार को बदलना ही लोगों के हित में रहेगा। चलो राणा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि विपक्ष लगातार सूबा सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार इन उठते सवालों का क्या जवाब देती है। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन रजत के साथ, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।